ठीक है ना। अब हम ब्रेन इंजरीज़ पढ़ेंगे। देखें, ब्रेन इंजरीज़ जो हैं, जिसको मैं बीआई भी लिखता हूँ, ये दो किस्म की होती हैं, प्राइमरी ब्रेन इंजरीज़ और सेकेंडरी ब्रेन इंजरीज़। ठीक है ना। सबसे पहले हम प्राइमरी ब्रेन इंजरीज़ पढ़ेंगे। प्राइमरी ब्रेन इंजरी वो इंजरी है दैट इज़ कॉज्ड बाय डायरेक्ट ट्रामा टू द ब्रेन। ठीक है, डायरेक्ट ट्रामा होता है इसमें ब्रेन के लिए। इसमें फिर जो इंजरी की मिसाल दी गई है वो है कूप और काउंटर कूप इंजरी। कूप इंजरी और काउंटर कूप इंजरी। ठीक है ना। कूप इंजरी और काउंटर कूप इंजरी देखें, ये कोई जो है बड़ा फ़लसफ़ा नहीं है। कूप इंजरी उसको कहते हैं कि जो ब्रेन की ऐसी इंजरी दैट अकर्स व्हेन द ब्रेन स्ट्राइक्स द स्कल ऑन द साइड ऑफ द इम्पैक्ट। ठीक है, ऑन द साइड ऑफ द इम्पैक्ट। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी में इस तरह जा रहा है बंदा, ठीक है, वो दूसरी गाड़ी से लगेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट के बाद इम्पैक्ट लग जाएगा। इम्पैक्ट मतलब फोर्स लगने को इम्पैक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो जो पैसेंजर है वो पहले उसको चोट लगेगी, आगे लगेगा, फिर पीछे लगेगा, इस तरह लगेगा ना। ठीक है ना। तो जो एट द साइड ऑफ द इम्पैक्ट है, मतलब आगे जो लगता है, उसमें उसको कूप इंजरी बोलते हैं। ठीक है ना। और जो पीछे की तरफ से जो सर पे चोट लगेगी, अपोजिट द साइड ऑफ द इम्पैक्ट, याद रखें ये बहुत जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, अपोजिट द साइड ऑफ द इम्पैक्ट, उसको हम काउंटर कूप कहते हैं। ठीक है ना। कंकशन हो सकता है इसमें, बोन फ्रेगमेंटेशन हो सकती है और एक्सोनल इंजरी हो सकती है कूप और काउंटर कूप में। ठीक है ना। इसके अलावा ब्रेन स्टेम की कंट्यूजन भी इसमें हो सकती है। याद रखें, काउंटर जो होता है ना, काउंटर करना, किसी भी चीज़ को काउंटर करना, तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को अपोज करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को अपोज करना। इसी से आप ये डेफिनेशन याद रखें कि अपोजिट द साइड ऑफ इम्पैक्ट जो चोट लगेगी वो क्या होगी, काउंटर कूप इंजरी होगी। ठीक है। ठीक है ना। ये देखें, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, इमेज है काउंटर एंड कूप एंड काउंटर कूप इंजरी का। ये ड्राइवर है, ड्राइवर के साथ एक्सीडेंट हुआ है, फोर्स यहाँ से लग रही है, तो पेशेंट क्या करेगा, ये इसका जो है सर पहले आगे लगेगा स्टीयरिंग पे, फिर बाद में पीछे जाके लगेगा ना। ठीक है, तो जो आगे लगता है उसको कूप इंजरी बोलते हैं, और जो पीछे ही जाके लगेगा उसको काउंटर कूप इंजरी बोलते हैं। ये देखें, कूप इंजरी की क्या डेफिनेशन है, द कूप इंजरी टू द ब्रेन अकर्स व्हेन द ब्रेन स्ट्राइक्स द स्कल ऑन द साइड ऑफ द इम्पैक्ट। ये देखें, ब्रेन जो है क्योंकि फ्लोटिंग होता है, ठीक है ना, ब्रेन फ्लोटिंग होता है जब पेशेंट का, ठीक है ना। तो कूप एंड काउंटर कूप इंजरी देखें, जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, फोर्स आगे से लगी, अगर पेशेंट का सर आगे जा रहा है तो हड्डी जो है, बोन भी आगे जाएगी, लेकिन याद रखें ब्रेन जो है वो फ्लोटिंग ऑर्गन है, फ्लोट कर रहा होता है इस स्कल के अंदर। तो जैसे ही सर आगे आता है ना, ऐसे करके आगे, तो बोन पूरी आगे आती है, लेकिन ब्रेन फ्लोट करके पीछे जाके लगता है, पीछे बोन के, इस बोन के साथ, ये जो स्कल का बोन का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, इस पे लगता है, और यहाँ पे काउंटर कूप इंजरी होती है। लेकिन जैसे ही फिर झटके में सर पीछे आता है ऐसे, तो बोन भी पीछे आती है, और दिमाग जो है, जो क्योंकि ये फ्लोटिंग है, तैर रहा होता है अंदर, वो तैर के आगे जाके लगता है बोन के साथ, इसको कूप इंजरी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपने भूलना नहीं है, कूप एंड काउंटर कूप। अब जो प्राइमरी बोन इंजरी है, हमने क्या कहा था कि ब्रेन इंजरीज जो है प्राइमरी और सेकेंडरी होती हैं। फिर प्राइमरी के ब्रेन इंजरी के फिर फर्दर टाइप्स हैं, कौन कौन सी हैं, डिफ्यूज्ड एक्सनल इंजरी, जिसको मैं DAI बोलता हूँ, अच्छा, सेरेब्रल कंकशन, ठीक है, कंकशन, और सेरेब्रल कंटूजन एंड लेसरेशन, ये सारी की सारी जो है प्राइमरी ब्रेन इंजरी की टाइप्स हैं। जो डिफ्यूज एक्सनल इंजरी, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, डिफ्यूज्ड एक्सनल इंजरी, ये क्या होती है, इट इज़ द शेयरिंग ऑफ ग्रे एंड वाइट मैटर। देखें, ब्रेन में दो मैटर होते हैं, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, तो उसकी शेयरिंग को, उसके इंटरफेस की शेयरिंग को डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी कहते हैं। और एज ए रिज़ल्ट होता क्या है, ब्रेन एट्रोफी हो जाती है, पेशेंट की ब्रेन एट्रोफी हो जाती है। क्या मतलब, शेयरिंग ऑफ द ग्रे एंड वाइट मैटर इंटरफेस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ ट्रामा, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन एट्रोफी हो जाती है, इसको डिफ्यूज्ड एक्सोनल इंजरी कहते हैं।
ठीक है ना। देखें डिफ्यूज्ड एक्सटर्नल इंजरी इट इज़ काज्ड बाय ट्रॉमेटिक शेयरिंग फोर्सेस, शेयरिंग मतलब पावरफुल फोर्सेस ड्यूरिंग रैपिड एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन, वही गाड़ी में चलते हुए जब चोट लगती है उसको एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ऑफ द ब्रेन की वजह से, ठीक है, यानी कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स में, ठीक है। यूजुअली रिजल्ट्स इन डिवेस्टेटिंग न्यूरोलॉजिकल इंजरी ऑफन काजिंग कोमा और परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट। ये डिफ्यूज्ड एक्सटर्नल इंजरी की वजह से ऑफन कोमा में जाता है पेशेंट एंड परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में जाता है। अब वेजिटेटिव स्टेट क्या है? वेजिटेटिव स्टेट, व्हाट इज़ अ वेजिटेटिव स्टेट? इट रेफर्स टू अ कंडीशन व्हेन अ पर्सन इज़ अवेक, पर्सन वो जाग तो रहा होता है बट ही शोज़ नो साइंस ऑफ अवेयरनेस, उसको पता नहीं लगता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल वेजिटेटिव स्टेट की मैं एग्जांपल दे दूं, जब इस तरह पेशेंट जाता है वेजिटेटिव स्टेट में तो वो ओपन तो करता है आइज़ को, ठीक है ना, ओपन करता है आइज़ को, लेकिन उसको पता नहीं होता कि हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा उठता भी है, ठीक है, फिर सोता भी है, ठीक है। अच्छा ये है, और बेसिक जो रिफ्लेक्सेस हैं, फॉर एग्जांपल बेसिक रिफ्लेक्सेस कौन कौन से रिफ्लेक्सेस? फॉर एग्जांपल ब्लिंकिंग ऑफ द आई, इस आई ब्लिंकिंग इसकी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसे वेजिटेटिव स्टेट वाले पेशेंट को कोई करीब कोई शोर करे तो उसकी ब्लिंकिंग होती है उसकी आँखों में, या फिर हाथ से ऐसे करे ब्लिंक हो जाता है, ठीक है, ठीक है, या फिर जो है बस, ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, ठीक है। बंदा ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदा है, ज़िंदा तो है लेकिन उसको मतलब जैसे नॉर्मली बंदा हाथ पाँव हिलाता है, टांगे हिलाता है, उसको समझ नहीं आती होती है कि हो क्या रहा है। इसको वेजिटेटिव स्टेट बोलते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव स्टेट जो है इस तरह के पेशेंट को जो डिफ्यूज्ड एक्सटर्नल इंजरी है, इस तरह के पेशेंट की अगर आप एमआरआई करें ना तो एमआरआई में आप देखेंगे कि मल्टीपल लेयर्स पंक्टेट हिमरेजेस नज़र आएंगी इन्वॉल्विंग द वाइट मैटर ट्रैक्ट्स, ठीक है। ये देखें करीब से, इसमें भी आपको मल्टीपल लेयर्स, ये देखें पंक्टेट हिमरेजेस नज़र आ रही हैं, ठीक है। वाइट मैटर में पंक्टेट हिमरेजेस नज़र आ रही हैं। ये डिफ्यूज्ड एक्सटर्नल इंजरी के पेशेंट की एमआरआई है, ठीक है, ठीक है ना। डिफ्यूज्ड एक्सटर्नल इंजरी जो है हमने जो है EM1 1.1 पे भी डिस्कस किया हुआ है, यहाँ भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ये वीडियो भी मेरे लेक्चर्स में मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हमने डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरी पढ़ा। हमने क्या कहा था कि प्राइमरी ब्रेन इंजरी 3 टाइप्स की है, डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरी, सेरेब्रल कंक्यूशन और सेरेब्रल कंट्यूजन और लेसिरेशन, ठीक है। तो सेरेब्रल कंकशन पढ़ते हैं, ठीक है। याद रखें सेरेब्रल कंकशन जो है इट इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, जिस तरह मैंने कहा था ना कि डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरी, ये आई लिख दें इधर, डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरी के लिए हमने MRI करवाई थी, तो जबकि जो सेरेब्रल कंकशन है इसमें आप ने पेशेंट को खुद असेस करना होता है बेड साइड पे, क्लिनिकल डायग्नोसिस कहते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद देखें कि सेरेब्रल कंकशन जो है इट इज़ डिफाइंड बाय ए पीरियड ऑफ एमनीसिया, याद रखें सेरेब्रल कंकशन इज़ डिफाइंड बाय ए पीरियड ऑफ एमनीसिया। अच्छा उसके बाद सेरेब्रल कंट्यूजन एंड लेसरेशन, तीसरी जो इंजरी है, थर्ड टाइप ऑफ प्राइमरी ब्रेन इंजरी कौन सी है? सेरेब्रल कंट्यूजन एंड लेसरेशन, ठीक है ना। सेरेब्रल कंट्यूजन एंड लेसरेशन में स्मॉल एरियाज ऑफ हेमरेज नज़र आते हैं। इसमें अगर आप CT कराएं, देखें याद रखें, इसमें हमने CT कराया है, हमने MRI कराया डिफ्यूज्ड एक्सटर्नल इंजरी में, और सेरेब्रल कंक्यूशन को हमने क्लिनिकली डायग्नोस किया है, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ब्रेन इंजरीज़ की। प्राइमरी ब्रेन इंजरीज़ और इसकी टाइप्स हमने पढ़ ली। देखिए हमने क्या कहा था, ब्रेन इंजरीज ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी ब्रेन इंजरी, सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। प्राइमरी ब्रेन इंजरी की फिर 3 टाइप्स हैं, ठीक है। अब हमने ये सारी पढ़ ली, अब हम सेकेंडरी ब्रेन इंजरी पढ़ेंगे। सेकेंडरी ब्रेन इंजरी जो है इट इज़ एन इंजरी, ठीक है ना, इट अकर्स आफ्टर द इनिशियल इंजरी। ये एक ऐसी इंजरी है, इनिशियल इंजरी हुई फिर इंजरी दोबारा हो जाती है, कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, इनिशियल इंजरी हो गई, ठीक, पेशेंट को हॉस्पिटल लाया गया, हॉस्पिटल में फिर चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं पेशेंट को में के अंदर कि जिसकी वजह से सेकेंडरी ब्रेन इंजरी होती है। अब इसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं? सेकेंडरी ब्रेन इंजरी अकर्स ड्यू टू
ड्यू टू को मैं ऐसे लिखता हूँ हाइपोक्सिया, ड्यू टू हाइपरकेपनिया, हाइपोक्सिया डिक्रीज ऑक्सीजन, ठीक है, हाइपरकेपनिया इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइपोटेंशन बिकॉज ऑफ इस्कीमिया डिक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है, तो हाइपोटेंशन, ठीक है, तो इनकी वजह से। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल हिमरेजिस, ठीक है, कौन कौन सी, एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा, सब ड्यूरल, एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा, सब ड्यूरल हिमाटोमा, इनकी वजह से सेकेंडरी ब्रेन इंजरी होती है, ठीक है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस, और एपिलेप्सी भी कॉज होती है सेकेंडरी ब्रेन इंजरी की, ठीक है। मेन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी होती है, याद रखें, सेकेंडरी ब्रेन इंजरी इज मेन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी आफ्टर हेड इंजरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो सेकेंडरी ब्रेन इंजरी के बारे में ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। स्पेशली इसमें हाइपोक्सिया, हाइपरकेपनिया, हाइपोटेंशन, इंट्राक्रेनियल हिमरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा, सब ड्यूरल हिमाटोमा, ये सेकेंडरी ब्रेन इंजरीज की कॉजेज़ हैं, ठीक है। फिर मेनिंजाइटिस और एपिलेप्सी, ठीक है, ये भी सेकेंडरी ब्रेन इंजरी की कॉजेज़ हैं, ठीक है ना। और एक बात याद रखें कि मेन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी आफ्टर हेड इंजरी इज़ सेकेंडरी ब्रेन इंजरी, ठीक है। अब उसके क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट आपके पास आता है ब्रेन इंजरी के साथ, ठीक है, तो क्या सिम्टम्स लेके आएगा, याद रखें, मोस्ट जो सिम्टम्स है ना पेशेंट की, जो हेड इंजरी के बाद, ब्रेन इंजरी के बाद आती हैं, वो जो सिम्टम्स हैं वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होने की वजह से आती हैं, ठीक है ना। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ता है ना, तो ये क्या कराता है, डिक्रीज़ कराता है सेरिब्रल परफ्यूजन को, डिक्रीज़ कराता है सेरिब्रल परफ्यूजन को। मैंने क्या क्या कहा, मोस्ट ऑफ द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अ ब्रेन इंजरी पेशेंट आर ड्यू टू रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर ही होता है जो मेन मुजरिम होता है इस केस में, ठीक है। जब ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब रेज होता है तो सेरिब्रल परफ्यूजन, सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये देखें, सेरिब्रल इस फार्मूले से आप देखें, सेरिब्रल परफ्यूजन इज इक्वल टू बीपी माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब जितना इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा उतना ही सेरिब्रल परफ्यूजन कम होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखें, सेरिब्रल परफ्यूजन जो होती है, फिर उसकी वजह से अगर कम हो सेरिब्रल परफ्यूजन तो सेरिब्रल इस्कीमिया होगा। परफ्यूजन मतलब ब्लड अगर कम जाए ब्लड खून में तो इस्कीमिया होगा, ठीक है, ब्रेन में, तो ब्रेन में इस्कीमिया होगा। अब इस्कीमिया ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी सेंटर होगा। अब कार्डियो रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ है, ये भी ब्रेन में है, उसको भी खून कम जाएगा। जब कार्डियो रेस्पिरेटरी सेंटर को उसको खून कम जाएगा ना, तो क्या होगा, तो रिफ्लेक्स इंक्रीज इन, यानी कि तुझे एथिका मैं भी इंक्रीज़ होता हूँ, क्योंकि इसको रिफ्लेक्स इंक्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स इंक्रीज इन सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर एंड ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्लड हार्ट रेट कम होगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई होगा, हार्ट रेट कम होगा। इस रिफ्लेक्स को कुशिंग्स रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है ना। इस रिफ्लेक्स को क्या कहते हैं, कुशिंग्स रिफ्लेक्स। देखें, सबसे पहले इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हुआ, जो कि हमने देखा इस फार्मूला के तहत। जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज होता है ना, तो सेरिब्रल परफ्यूजन कम होती है। जब सेरिब्रल परफ्यूजन कम होती है तो क्या होता है, सेरिब्रल इस्कीमिया। जब सेरिब्रल इस्कीमिया, ब्रेन को खून कम जा रहा है, तो ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर भी तो है, उसको भी खून कम जा रहा है। जब उसको खून कम जाता है ना, तो रिफ्लेक्स इंक्रीज इन सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। इस कंडीशन को कुशिंग्स रिफ्लेक्स कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, कुशिंग्स रिफ्लेक्स कहते हैं। कुशिंग्स रिफ्लेक्स जो है, इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, इसमें देखें, पेशेंट को हेडेक होगा, ठीक है, इसमें पेशेंट को प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी, इसमें पेशेंट को हाइपरटेंशन होगी। देखें ना, मैंने क्या कहा था, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसमें पेशेंट को ज़्यादा हाइपरटेंशन की वजह से पेपिलेडीमा स्टार्ट हो जाएगा। ये कुशिंग्स रिफ्लेक्स है, ठीक है, ठीक है। अब हमने बात की, यहाँ पे हमने क्या बात की थी सेकेंडरी ब्रेन इंजरी में, कि इसमें इंट्राक्रेनियल हिमरेज होती है, ठीक है ना। इंट्राक्रेनियल हिमरेज, फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमरेज, हीमाटोमा और हिमरेज एक ही बात है, और सब ड्यूरल हीमाटोमा ये होता है, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा के बारे में ये कहता है कि एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा में लूसिड इंटरवल होता है, याद रखें, लूसिड इंटरवल। लूसिड इंटरवल, जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल आता है ना, एकदम होश में आता है,
कुछ टाइम के लिए होश में आता है, ठीक है। उस होश में आने को लूसिड इंटरवल कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस बेहोशी को कहते हैं। तो पेशेंट रिकवर्स फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देन डेवलप्स हेडेक एंड दोबारा बेहोश होकर कोमा में चला जाता है। इस इंटरवल को लूसिड इंटरवल, याद रखें लूसिड इंटरवल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा की, ठीक है।